चले इस वीडियो में सेट नंबर 3 का 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5 नंबर के लिए पूछे जाने वाला है। समीकरण ये देखिए, ये रहा। का पहला क्या करना है, विवेक्ता निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति निकालना है, फिर द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके क्या करना है, मूल निकालना है। ठीक है, चलते हैं हल। ठीक है, तो ये समीकरण जो है ना दिया है उसको लिखेंगे, पहले दिया है लिखते हैं। दिया है समीकरण जो दिया है उसको लिखिए 3x² - 2x, ठीक है, प्लस में 1/3 बराबर में 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे ना, सब तरफ दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 3 से। इससे क्या होगा, दोनों दोनों तरफ 3 से गुना करने पर दोनों तरफ 3 से गुना करने पर क्या होता है, देखिए दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे, 3x² - 2x प्लस, जो भी काम करते हैं हम लोग दोनों तरफ करते हैं, बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ भी। ठीक है, जो भी काम करना है अपने से उसको बराबर के इस पार भी बराबर के इस पार भी दोनों तरफ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए 3 से इधर भी गुना किए, इधर भी गुना किए। ठीक है, और देखिए 3 से गुना करने से क्या मिल रहा है उसको सुनिए। जब भी इस प्रकार से समीकरण रहेगा बट्टा में, तो बट्टा में अगर रहेगा तो उसको पहले क्या करना है, सिंपल एक लाइन में बदलना है। ठीक है, तो चलिए बदलते हैं। 3 और x को गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x², बीच में माइनस है तो माइनस, 3 और x² गुना हुआ तो 3x² हो गया, माइनस है तो माइनस, 3 और 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, x है तो x, देखिए ये प्लस है तो प्लस, हाँ 3 और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, नीचे में 3 है तो 3 है ना, बराबर में 0 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और ऊपर का 3 नीचे का 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना आ गया, 1। तो फाइनली देखिए हम लोग का जो है ना द्विघात सूत्र के रूप में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। देखिए इस प्रकार से सिंपल रूप में पहले लाना है, ऐसे बट्टा में रहेगा तो, ठीक है, बट्टा में रहेगा तो सिंपल रूप में लाना है। उसके बाद आप देखिए ध्यान दीजिएगा, जो x² के आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, a, और जो x के आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, b, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, c, है ना। तो इसके बाद सबसे पहला क्या निकालने बोला है, विवेक्तर। क्या निकालने बोला है, विवेक्तर। तो विवेक्तर तो निकालने बोला है, तो a b का मान लिख लेते हैं। तो x² के आगे क्या है बताइए, 3, तो 3 लिखेंगे, a का मान हो गया 3, और x के आगे क्या है, देखिए x के आगे जो है ना -6 है, और सिंगल में कौन है, सिंगल में है c का मान कितना है, 1, है ना। पहला नंबर में a नंबर में निकालना है विवेक्तर। क्या निकालना है, विवेक्तर। तो निकालते हैं, चलिए विवेक्तर एक नंबर में विवेक्तर, और विवेक्तर को हम दिखाते हैं किससे, d से, और d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, 4ac। तो चलिए लिखते हैं फटाफट से, d बराबर, b का मान कितना है, b का मान है -6, तो b की जगह लिख देंगे -6, ऊपर में स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान कितना है बताइए, a का मान है 3, तो a का मान 3, और c का मान कितना है, c का मान 1, तो c का मान लिखिए 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इधर d है, 0 नहीं है, d है, हाँ d। देखिए ऊपर में स्क्वायर रहने से अंदर का माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ऊपर में स्क्वायर रहने से अंदर का माइनस प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6, 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुना 6 कितना होता है, 36, माइनस है तो माइनस, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 12 एकम 12, तो घटाने से कितना मिलता है हम लोग को, घटाने से मिलेगा हम लोग को 24, है ना। चलिए घटा देने से मिल जाएगा हम लोग को 24, घटाने पर मिलेगा 24, तो चलिए घटाते हैं। डी बराबर में क्या, 36 में घटाएंगे तो 12, 24 हो गया। देखिए डी का मान 0 से बड़ा आया ना, तो बी नंबर में लिखेंगे, बी नंबर आपको क्या बोला है, मूलों की प्रकृति निकालने बोला है, तो बी नंबर लिखते हैं। चलिए बी नंबर सवाल, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति बराबर, जब हम लोग का d का मान क्या होता है, 0 से बड़ा, d इसका मान 0 से बड़ा है कि नहीं, 24 है मतलब 0 से बड़ा है, तो d का मान जो है ना 0 से क्या है, बड़ा, बड़ा मतलब मुंह इधर खुला रहेगा, 0 तरफ क्या रहेगा, छोटा। ठीक है,
तो डी जो है ना 0 से बड़ा है, यानी 24 है तो 0 से बड़ा ही होगा। जब डी 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मूल तो लिख लिए, आप क्या करना है, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग को मूल निकालना है। तो द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, चलिए। तो सी नंबर में देखिए द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है बट्टा में 2a। ध्यान दीजिएगा, फटाफट से लिखते हैं क्या क्या। सर देखिए, ध्यान दीजिएगा, x है तो x बराबर, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है बताइए, b का मान -6, ई माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है, आगे में लिख दिए हैं। b का मान कितना है, अरे b का मान है -6, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट है तो रूट, b की जगह कितना लिखेंगे, -6, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो, अच्छा इसके जगह पे तो नहीं लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, इसका मान तो हम लोग निकाल चुके हैं पहले से। देखिए बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना निकल गया है, इसका मान निकल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला है, 24। कितना निकला है, 24। तो इसके जगह पे डायरेक्ट रूट की जगह पे हम लिख देंगे कितना, 24 लिख देंगे, बट्टा 2 है तो 2, ए का मान कितना लिख देंगे, ए का मान कितना है 3, तो ए की जगह लिख देंगे 3। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हल करते हैं, ई माइनस और ब्रैकेट है मतलब गुना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में 6 हो जाएगा, और बीच में प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, ठीक है। और 24 का अगर लासा निकालेंगे तो कितना होता है, 24 का लासा 2 से करेंगे तो 12 होता है, 2 से करेंगे तो कितना होता है 6 होता है, फिर 2 से करेंगे तो कितना होता है 3, और फिर 2 से करेंगे तो, सॉरी 3 से करेंगे तो 1। तो इसका लासा कितना होता है, इसका लासा होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, है ना। आप देखिए नीचे में बट्टा में कौन है, नीचे बट्टा में है 2 गुना 3, तो 2 तिया 6। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसका जोड़ी बना, रूट के अंदर किसका जोड़ी बना, 2 का जोड़ी बना, ये 2 2 का जोड़ी बना, उसके बदले में 1 2 बाहर निकलेगा। चलिए निकालते हैं बाहर। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस, देखिए 2 जोड़ी बना इसका, 2 का, इस कारण से 1 2 तो बाहर निकल गया, बाकी बात बच्चा कौन अंदर में, 2 गुना 3, 2 गुना 3 का जोड़ी नहीं बनाना रे, तो ये अंदर में ही रह जाएगा, और नीचे में कौन है बट्टा में 6, ठीक है। अब ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 2 गुना 3 क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3, ऐसे क्यों लिख रहे हैं बता रहे हैं, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और 2 है तो 2, ये रूट के अंदर वाला गुना करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, नीचे में कितना है 6। सुनिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए तो प्लस माइनस के इस पार में और प्लस माइनस के इस पार में दोनों तरफ कौन सा सेम है, प्लस माइनस के इस पार में और प्लस माइनस के इस पार में, दोनों तरफ में कौन सेम है बताइए, तो दोनों तरफ 2 सेम है, 2 सेम है, इस कारण से 2 क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 2 बाहर निकाल दिए, यहाँ इस जगह से 2 और इस जगह से 2 बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा रे, अंदर में 3, और फिर क्या बचा प्लस माइनस, फिर क्या बचा रूट, रूट 6 बचा, समझ में आ रहा है। और नीचे में क्या है 6, तो देखिए जैसे ही बाहर निकल जाएगा 2 ना, तो 2 तो क्या हो गया गुना में आ गया, जब गुना में आ जाता है तो नीचे वाला के साथ क्या होता है कटता है, 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 तिया 6, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया मूल, देखिए मूल जो है ना निकल गया, x का मान जो है ना कितना आ गया 3 प्लस माइनस कितना √6 बट्टा में कितना 3, समझ में आ रहा है, इतना बट्टा में कितना हो गया 3, ये हो गया आपका मूल निकल गया। लेकिन अभी फिर थोड़ा सा इधर कोना में देखना होगा, कोना में थोड़ा सा इसमें जगह नहीं हो रहा, तो इस कारण से इस कोना में बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए एडजस्ट करके काम किया जाए। हाँ, ये कोना में, यहाँ खत्म होने के बाद ये कोना में मूल जो निकाल रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए खत्म हो गया है, तो भी तो x बराबर, अभी क्या करते हैं, ये प्लस माइनस दोनों में है ना, तो एक बार प्लस में लेते हैं, 3 प्लस √6 बटा में 3, ये हो गया। फिर एक बार क्या मिलते हैं माइनस में,
x बराबर 3, देखो प्लस माइनस दोनों है ना, एक बार प्लस में लिए, एक बार क्या हम लेंगे माइनस में, √6/3। सुनना है? ये हो गया मूल आंसर, ठीक है ना, ये मूल हो गया। सुनना है? इस प्रकार से क्या करना है, मूल निकालना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो ठो त्रिभुज है, ध्यान सुनिए, दो ठो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का भुजा का जो अनुपात होगा, दिख रहा है ना भुजा का अनुपात, यानी कि ये पहला त्रिभुज का भुजा और दूसरा त्रिभुज का भुजा कौन है, ए बी और पी ए। ये जो इस प्रकार से भुजा का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, क्या होता है बट्टा, तो भुजा का बट्टा, दोनों त्रिभुज का भुजा का बट्टा, और जो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल और भुजा का बट्टा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, बोल के सिद्ध करना है, ठीक है। तो बात करेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है, समरूप का साइन है ये, ठीक है, समरूप है किसके साथ, त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके साथ, पी क्यू आर के साथ समरूप है। तो आगे बात करेंगे, सबसे पहले दिया है लिखते हैं, दिया है हो गया खत्म, दिया है के बाद सिद्ध करना है, लिखते हैं, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ए आर का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्या होता है, ए आर का मतलब होता है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ए बी सी, और नीचे में ए आर मतलब क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल, और ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर इसका क्षेत्रफल, ये दोनों का अनुपात, बट्टा का मतलब अनुपात है ना, दोनों को बट्टा यानी अनुपात बराबर होगा, किसके साथ बराबर होगा, इसका संगत भुजा के साथ, संगत। चलिए बराबर दिखाने के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे बरा, इसको इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे नीचे में सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज समरूप, समरूप दिया हुआ है, तो ध्यान सुनिए, हम रचना करते हैं, क्या करते हैं, रचना। तो क्या कर रहे हैं, ए एम, ए एम लम है, किसका साइन है, लम का साइन, किसका साइन, लम, ए एम लम है, देखो एस एम जो है ना क्या है, लम है, किस पर लम है, बीसी पर, देखो बीसी पर लम है कि नहीं, है ना, लम मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समझ रहा है। आगे बात किया जाए, उसी तरह से पी एन दिख रहा है, पी एन, पी एन किसके ऊपर लम है, क्यू आर के ऊपर लम है, दिख रहा है ना, क्यू आर के ऊपर लम है, इस प्रकार से, ठीक है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हाँ तो हम लोग जानते हैं सिद्ध, यहाँ पे देखिए सिद्ध त्रिभुज, सिद्ध लिखिएगा यहाँ पे, सिद्ध प्रमाण लिखने से भी चले कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध क्या, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, तो सबसे पहले किसका, किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए आर मतलब क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए बी सी का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, आधार क्या है इसका बताइए, नीचे वाला को आधार बोलते हैं, एबीसी का आधार क्या है, बीसी, नीचे वाला जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार, तो इसका भुजा क्या है बताइए, बीसी, आधार वाला भुजा क्या है, बीसी, और ऊंचाई किसको बोलते हैं, देखिए ये ऊंचाई जो सीधा वाला लंब खींचे हैं उसको बोलते हैं ऊंचाई, क्या बोलते हैं, ऊंचाई, लंब को ही क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो देखिए, तो ऊंचाई की जगह क्या लिख दिए, लंब कौन है यहाँ पे, ए एम, कौन है रे, ए एम, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई की जगह लिख दिए ए एम, इसको मान लीजिए समीकरण 1, समझ में आया, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं, ठीक है, तो लंब देखिए कौन है यहाँ पे, ए एम, समझना है बात को। चलिए आगे बात करेंगे, उसी तरह से अगला त्रिभुज कौन सा है, अगला त्रिभुज है पी क्यू आर, क्या है जी, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में भी क्या करेंगे, ए आर मतलब क्षेत्रफल किसका, पी क्यू आर का बराबर, कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के आगे क्या लिखते हैं, 1/2, तो देखो 1/2 लिख दिए, आधार, आधार मतलब नीचे वाला भुजा, नीचे वाला भुजा क्या है यहाँ पे, क्यू आर, क्या है जी, तो देखिए आधार का जगह क्यू आर लिख दिए, लम क्या है, लम मतलब, तो लम कौन है यहाँ पे, पीएन, तो इसलिए देखिए लम की जगह क्या लिख, ऊंचाई की जगह क्या लिख दिए, पीएन, लम का मतलब होता है ऊंचाई, क्या होता है, लम का मतलब होता है ऊंचाई, समझ में आ रहा है, इसलिए लम जो पीएन है उसको क्या कर देंगे, ऊंचाई की जगह पे लिख देंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे बात करेंगे, इसके बाद ध्यान सुनेगा समझिएगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे।
समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, यानी समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 को ऊपर में लिखे हैं, समीकरण 1 ए आर मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी देखिए ऊपर लिखे हैं ना, और समीकरण 2 को देखिए नीचे लिखे हैं, नीचे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। और देखिए समीकरण 1 का बराबर किस बार देखो सेम टू सेम लिखे हैं, समीकरण 2 का बराबर किस बार देखो सेम टू सेम लिखे कि नहीं लिखे हैं, लिखे है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आया। समीकरण 1 को भाग करना है समीकरण 2 से, तो देखिए तो ऊपर का 1/2 नीचे का 1/2 के साथ कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, ए आर मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी, और क्षेत्रफल किसका पी क्यू आर का क्या बच गया बराबर में बीसी, बीसी, और यहाँ पे क्या बचा क्यू आर, बीच में क्या बचा गुना, फिर ए एम बटा पी एन, यही बचा ना। तो इसको मान लेंगे कितना, समीकरण 3। क्या मानेंगे जी, समीकरण 3। आगे बात करेंगे, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए यहां पे देखिए, तो अब त्रिभुज ए बी एम में, कौन सा त्रिभुज में, ए बी एम, एवं कौन सा त्रिभुज में, पी क्यू एन में। ठीक है, ए बी एम कहां पे है देखते हैं, हाँ ए बी एम देखिए यहां पे है, ए बी एम दिख रहा है आपको, ए बी एम, ए बी एम को नीचे बनाना होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो ए बी एम यहां पे बनाते हैं, ए बी एम ना, ए बी एम है ना, ए बी एम, उसके बाद कौन सा त्रिभुज जी, ए बी एम के बाद आपका त्रिभुज पी क्यू एन, पी क्यू एन देखिए यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, पी क्यू एन को हम लाल कलर से बना दे रहे, देखिए फटाफट से, पी ऐसे लम है ये वाला, ठीक है। चलिए पी क्यू एन, बात सुनिए, ये है पी, ये है क्यू, ये है एन, है ना। चलिए बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहां सुनिए, ये दोनों त्रिभुज क्या दिया है, ये जो त्रिभुज एबीसी है, एबीसी और ये जो पी क्यू आर है, दोनों क्या है, समरूप है, क्या है, अगर समरूप है ना त्रिभुज, तो क्या होगा, ये ऊपर का कोण, ये ऊपर का कोण के साथ बराबर होगा, ये जो ई वाला कोण किसके साथ बराबर होगा, ई वाला कोण के साथ बराबर होगा। ठीक है, 1 नंबर कोण किसके साथ बराबर होगा, 1 नंबर के साथ, ये 2 नंबर कोण किसके साथ बराबर होगा, 2 नंबर के साथ, और यहाँ जो 3 नंबर कोण है वो किसके साथ बराबर होगा, यहाँ पे जो 3 नंबर कोण बनेगा उसके साथ बराबर होगा, समझा रहा बात को, ये 3 नंबर के साथ। तो इस प्रकार से तीनों का तीनों कोण क्या होगा आपस में, इस दोनों त्रिभुज का, ये दोनों त्रिभुज का तीनों के तीनों कोण क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप। बात समझ आ रहा है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इस कारण से इस प्रकार से कोण सब बराबर होगा, कोण बराबर, तो इतना हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इसके बाद आप सुनिए, ध्यान सुनिए कि इस प्रकार से कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो कोण बराबर होगा, तो देखिए इस समरूप त्रिभुज का कोण कौन कौन सा है, ये बी है, और कौन है, क्यू है कि नहीं है। तो समरूप त्रिभुज का ये कोण सब है, बी, कोण बी और कोण क्यू, ये दोनों समरूप त्रिभुज का कोण है कि नहीं, देख लीजिए ऊपर, नहीं है बोल रहे हैं तो देखिए, ये समरूप त्रिभुज दोनों है कि नहीं, है ना, ये दोनों समरूप त्रिभुज का देखिए कोण बी और कोण क्यू, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, समरूप दिया हुआ है ऊपर में, देखिए देखिए, तो समरूप दिया है तो क्या होगा, ये कोण बी और कोण क्यू दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इसीलिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ बराबर दिखा दिए, कोण बी बराबर होगा किसके साथ, कोण क्यू के साथ। काहे बराबर है जी, देखिए यहाँ पे कारण लिख दिए, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके साथ, पी क्यू आर के साथ, ये दोनों समरूप है, इस कारण से ये दोनों कोण क्या है, बराबर। और सुनिए यहाँ देखिए, रचना से हम लोग रचना किए थे ना, यहाँ पे देखिए क्या रचना किए थे, हाँ, कि ए एम लम है, क्या है, लम, लम मतलब 90 डिग्री का कोण है, ध्यान देना, ए एम लम है, लम है, उसी प्रकार से पी एन क्या है, पी एन लम है, हाँ कि नहीं, ए एम लम है और पी एन भी लम है, रचना किए थे ना अभी अभी। तो उसके बाद दोनों लम है, दोनों लम है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा इस जगह पे, अगर मानते हैं कोई लम खींचते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, अगर कोई कोण खींचते हैं, बड़ा सुनिए देख लीजिए, अगर कोई लंब खींचते हैं ना इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से कोई लंब खींचते हैं ना, तो लंब खींचने पर कितना डिग्री कोण बनता है यहाँ पे, 90, कितना डिग्री का, 90। तो यहाँ पे लंब खींचे मतलब एम में कितना डिग्री कोण बनेगा, 90। और यहाँ देखिए इसमें ये लंब खींचे मतलब इसमें एन में कितना डिग्री कोण बनेगा,
समझ में आ रहा है? कहीं भी लंब खींचते हैं तो वहां पे बनता है 90 डिग्री कोण। कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसीलिए ध्यान दीजिएगा, लंब खींचे हैं इसलिए जो एम है, कोण एम है और कोण एन है, दोनों बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्योंकि दोनों क्या है, किसके बराबर है? 90। ई भी 90 के बराबर है और ई भी किसके बराबर है? 90। दोनों ही किसके बराबर है? 90 के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे एक ठो कोण और इसका एक ठो कोण भी क्या हो गया? और बराबर हो गया। दो ठो कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? समझ में आया कि नहीं आया? इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर हुआ इसके साथ, और ये वाला 90 वाला कोण बराबर हुआ ये 90 वाला के साथ। दो ठो कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ए बी एम में और पी क्यू एम एन में हुआ ना? अगर दो ठो कोण बराबर हुआ तो हम क्या बोलते हैं? एक ठो कोण बराबर हुआ तो उसके बदले में क्या लिखते हैं? ए मतलब एंगल बराबर हो गया, और एक ठो कोण बराबर हुआ उसका मतलब क्या लिखेंगे? और एक ठो ए। तो कौन कौन सा नियम से ये जो समरूप हो गया? ए समरूपता नियम से क्या हो गया? दोनों त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया। समझ में आया? एक ठो कोण, बात ध्यान सुनिए, एक ठो कोण बराबर होने से क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। ध्यान सुनो, पूरा डीपली बताया जा रहा है। एक ठो कोण बराबर होने से क्या लिखते हैं? ए। और एक ठो कोण बराबर हुआ इसलिए और एक ठो ले ए लिख दिए। समझ में आया? दो ठो कोण बराबर हुआ, याद रखिएगा, दो ठो कोण बराबर होने से त्रिभुज क्या होता है? समरूप हो जाता है। दो कोण बराबर होने से त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो एक ठो कोण बराबर हुआ उसके बदले में एक ठो ए और एक ठो बराबर हुआ कोण इस कारण से और एक ठो ए, तो दो ठो ए, यहाँ पे दो ठो ए जो है ना, ध्यान दीजिएगा, दो ठो कोण बराबर हुआ इस कारण से ये दोनों त्रिभुज किस नियम से समरूप होगा? ए समरूपता नियम से। कसौटी बोलिए चाहे नियम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कसौटी के जगह पे नियम भी लिख सकते हैं, ठीक है? नियम। तो ए समरूपता नियम से क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अगर दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो समरूप होने के बाद उसका भुजा का बट्टा भी क्या होता है? बराबर। भुजा का बट्टा क्या होता है? बराबर। अब देखिए कैसे लिखेंगे भुजा का बट्टा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका पहला दूसरा, तो यहाँ पे इसका पहला दूसरा क्या है? एम। क्या है रे? एम। और इसका पहला दूसरा क्या है? पी क्यू। क्या है? पी क्यू। यहाँ पे कुछ अलग लिखा है क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, सुनिए, ध्यान सुनिए। यहाँ पे देखिए, ध्यान सुनिए, बात सुनिए। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ए एम है बटा पी पी एन है ना, सुनिए। अच्छा यहाँ पे देखिए ना, उल्टा नहीं दिया है, बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए पहला और दूसरा, पहला दूसरा क्या है? ए बी, और इसका पहला दूसरा क्या है? पी क्यू। क्या है? पी क्यू है ना? यहाँ पे देखो ए बी बटा पी क्यू है कि नहीं? ये तो ए बी बटा पी क्यू। और उसका फिर क्या लिखना पड़ता है? पहला दूसरा के बाद फिर दूसरा तीसरा क्या लिखना पड़ता है? दूसरा तीसरा। दूसरा तीसरा कैसे लिखेंगे? देखिए ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तो दूसरा तीसरा कौन है? बी एम। इसका दूसरा तीसरा कौन है? ये बी एम, तो दूसरा तीसरा इसका बताइए? क्यू एन। क्यू एन हो गया। और इसका दूसरा तीसरा हो गया। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फटाफट देखिए, सुने। उसके बाद इसका पहला और अंतिम, इसका पहला और अंतिम, तो देखिए पहला अंतिम क्या है? एम। इसका पहला अंतिम क्या है? पी एन। पी एन। समझना है बात को? तो हम लोग किसका जरूरत नहीं है? यहां पे देखिए बी एम बटा क्यू एन का जरूरत नहीं है, दिख रहा है ना? बी एम बटा क्यू एन का जरूरत नहीं, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। बाकी बात कौन कौन को लिखे हैं? हम लोग लिखे हैं ए बी और पी क्यू, और किसको लिखे हैं? ए एम बटा पी एन। इस सबको क्या कर दिए? लिख दिए। बाकी बात बीच का जरूरत नहीं था इसलिए उसको नहीं लिखे। कैसे आया वो समझ में आया ना? आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा नाम कैसे लिखते हैं? इसको याद रख लीजिए बढ़िया से। चलिए, तो इस प्रकार से समरूप हो जाने पर इस प्रकार से बट्टा में हम क्या कर सकते हैं? भुजा को लिख सकते हैं, ठीक है? तो आगे बात करेंगे। हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए? कि त्रिभुज एबीसी समरूप है। क्या त्रिभुज पीक्यूआर के साथ समरूप है? दिया हुआ है। लेकिन लेकिन ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर और सी ए बटा आर पी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों समरूप है। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या है जी? समरूप है।
अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका जो भुजा का बट्टा होगा वो भी क्या होगा, ऐसे करके बराबर होगा। जैसे कि ए बी पहला दूसरा, फिर इसका भी पहला दूसरा, इसका आगे में है इसलिए उसका पहला दूसरा को ऊपर में लिखे, फिर ये बाद में इसलिए उसका पहला दूसरा को नीचे लिखे। फिर पहला दूसरा के बाद क्या लिखना पड़ता है, दूसरा और तीसरा। देखिए दूसरा तीसरा लिख दिए, यहाँ भी इसका भी क्या लिखना पड़ेगा, दूसरा तीसरा। देखो दूसरा तीसरा लिख दिए, फिर दूसरा तीसरा लिखने के बाद क्या लिखना पड़ता है, हाँ तीसरा और पहला को लिखते हैं, तो तीसरा पहला लिख दिए, यहाँ भी तीसरा और पहला को लिखेंगे। देखो तीसरा और पहला को लिख दिए, बस ना गया। जब समरूप होता है तो इस प्रकार से भुजा का बट्टा को हम क्या करते हैं, सजा के लिखते हैं। ठीक है, आप सुनिए यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एम पी एन बराबर ए बी बटा क्यू, ये बराबर है, कहां पे बराबर है, देखिए यहाँ पे बराबर हुआ है, हाँ कि नहीं, हुआ है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, बराबर हुआ है। बराबर हुआ है तो हम इस जगह पर कुछ बदली करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको समीकरण 4 दे दिए हैं। ठीक है, ऊपर में कहां पे समीकरण 3 था, समीकरण 3 कहीं पे, अच्छा इसको समीकरण 3 मान लिए थे। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो आगे बात करते हैं, देखिए समीकरण 4 ये था। आप देखिए आप क्या बोलते हैं उसको सुनिए, ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान सुनिए, आप बात को ध्यान सुनिए। समीकरण 3 से बोलने से कहां गया समीकरण 3, देखिए समीकरण 3 कहां गया, ये रहा समीकरण 3। समीकरण 3 से बोल दिए ना, तो समीकरण 3 को यहां से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, समीकरण 3 से बोल दिए, समीकरण 3 देखिए ये वाला था, कौन वाला था, ये देखिए ये वाला था समीकरण 3। इसमें थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, समीकरण 3 थोड़ा अलग कुछ था। ठीक है, देखिए समीकरण 3 क्या था, ये वाला था ना। तो देखिए समीकरण 3 को इसको हाँ समीकरण 3 क्या था, बीसी क्यू आर। अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पे, समीकरण 3 क्या था, बीसी बटा क्यू आर, गुना में क्या था, एम एम बटा पीएम, पीएम ना, अच्छा पीएन था। ठीक है, चलिए पीएन था। अब ध्यान दीजिएगा, बराबर में क्या था, ए आर त्रिभुज ए बी सी, एबीसी था, और इधर क्या था, ए आर त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला था। तो इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, बात ध्यान दीजिएगा। समीकरण 4 में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान सुनिए, समीकरण 4 ये है, और देखिए समीकरण 3 से बोल के बोले ना, जैसे समीकरण 3 से बोलेंगे तो समीकरण 3 ये वाला क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 को एक बार आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, समीकरण 3 जो है ना, अब इसका सीधा में एक बार क्या कर दीजिएगा, ये जो समीकरण 3 है ना, इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, ए आर त्रिभुज, ये वाला जो भी लिखा हुआ है इसको समीकरण 3 को यहाँ पे लिख दीजिएगा एक बार। और सुनिए बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, तो आपको कुछ एक नया चीज बताते हैं, सुनिए यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो ए एम है, देख लीजिए, ये जो ए एम है किसके बराबर है, ए बी के बराबर है कि नहीं बराबर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिए, अभी लिखने की कोशिश मत कीजिए, ध्यान सुनिए। चलिए ए एम किसके साथ बराबर है, ए बी के साथ, तो इसलिए ए एम के जगह क्या लिख देंगे, ए एम के जगह पे ए बी, क्या लिख देंगे जी, ए एम के जगह क्या लिख देंगे, ए बी। समझ में आ रहा है, बट्टा है तो बट्टा। अब देखिए पी 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 एन जो है ना, पी एन किसके साथ बराबर है, पी एन किसके साथ बराबर है, पी क्यू के साथ, किसके साथ, नीचे वाला नीचे के साथ बराबर, ऊपर वाला ऊपर के साथ बराबर। ठीक है, तो नीचे पी एन किसके साथ बराबर है, पी एन बराबर है किसके साथ, पी क्यू के साथ। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये पी एन के जगह क्या लिख देंगे, पी एन के जगह पे लिख देंगे पी क्यू, क्या लिख देंगे, पी क्यू। गुना है तो गुना। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आप इतना हो गया, इतना होने के बाद देखिए और कुछ देखते हैं, ये बीसी किसके साथ बराबर है, ध्यान देना बात को, ध्यान सुनो, अच्छा से देखो। चलो ऊपर में कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, ध्यान सुनना, बड़े से देखना। ठीक है, यहाँ देखिए, हाँ ये वाला में देखिएगा तो आप लोग, चले ये जो त्रिभुज है समरूप है, इस कारण से देखिए समरूप है, इस कारण से देखिए ये बीसी किसके साथ बराबर होगा, बीसी किसके साथ बराबर है, ए बी के साथ, किसके साथ, ए बी के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, बराबर है ना जी, देखिए ऊपर ऊपर बराबर है, तो बीसी की जगह क्या लिखेंगे बताइए, ए बी। तो इसलिए बीसी की जगह पे क्या लिख देंगे बताइए, ए बी, और बट्टा है तो बट्टा।
और क्यू आर, नीचे का क्यू आर किसके साथ बराबर है, देखिए पी क्यू के साथ। किसके साथ, ध्यान दीजिएगा, नीचे का क्यू आर जो है ना किसके साथ बराबर है जी, पी क्यू के साथ। तो इस जगह पे क्यू आर की जगह क्या लिख देंगे, पी क्यू। समझ आ रहा है। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा है, ए आर मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी। जो भी यहाँ पे जितना भी लिखे हैं, देखिए देखिए जो समीकरण 3 में जो लिखे थे वो वाला देखिए, ये वाला है कि नहीं, ये वाला इस समीकरण 3 में कैसे बदला वो समझ में आ गया ना, कैसे बदला। तो जो बदला है इसमें वो वाला डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट इतना लिख दिए, समझ में आ रहा है। इसके बदले में ये वाला आया, इसके बदले में ये वाला आया, और इसके बदले में ये आया, इसके बदले में ये आया। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे आया है वो वाला यहाँ पे लिखा गया, हो गया ना इतना। चलिए आप ध्यान दीजिएगा आगे। इसके बाद तो ए बी और ए बी को गुना करेंगे क्या होगा, ए बी स्क्वायर। अब पी क्यू और पी क्यू को गुना करेंगे क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों क्या कर दिए, दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दिए, उसके ऊपर में क्या लगा दिए, स्क्वायर। समझ में आया। देखिए एरिया यानी क्षेत्रफल एबीसी और बट्टा एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है किसके साथ, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो समीकरण 4 से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ई वाला अगर इसका स्क्वायर अगर क्या है, का स्क्वायर अगर किसके साथ बराबर है, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ बराबर है, तो ये जो दूसरा वाला जो है ना दिख रहा है आपको, बीसी बटा क्यू आर, इसका भी जो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों भुजा का जो अनुपात है, ये अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ये इस दोनों भुजा का अनुपात का स्क्वायर भी किसके साथ बराबर होगा, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का क्षेत्रफल के अनुपात के साथ क्या होगा, बराबर। अगर ध्यान दीजिएगा, बात सुनिए, ठीक है, क्योंकि देखिए ए बी बटा पी क्यू अगर बराबर हो रहा है किसके साथ, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल के साथ अगर बराबर हो रहा है कौन, ए बी बटा पी क्यू अगर बराबर हो रहा है, तो बाकी बात ये दोनों भी क्या होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा इस प्रकार से। ठीक है, किसके साथ बराबर होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात के साथ क्या होगा, बाकी का भुजा दो भी दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा इसके साथ। समझ आ रहा है। इस कारण से यहाँ इसी समीकरण से क्या कर दिए, इसको लिख दिए, बाकी बात ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, यही चीज दिखाना था, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है 49 नंबर में क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए हम यहाँ पे क्या बना दिए, एक ठू लंबा से मीनार बना दिए, ये जो है ना आपका क्या है, मीनार है, क्या है, मीनार। ठीक है, और ये जो छोटा सा आप दिख रहा है ए बी, ये ए बी क्या है, भवन है, क्या है, भवन। भवन मतलब घर है, ये क्या है, मीनार है, और ये क्या है, भवन। ठीक है, तो बात सुनिए, यहां ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है सवाल में कि पाद बिंदु का मतलब क्या, पाद बिंदु का मतलब होता है नीचे से, कहां से, नीचे से, जमीन से। समझ आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। देखिए ध्यान दीजिएगा, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु मतलब पाद बिंदु बोलने से जहां मीनार का जमीन से जुड़ा हुआ है ना, यहीं पे जुड़ा हुआ है ना ये मीनार, जमीन से जहां पे जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। ध्यान देना, तो मीनार का पाद बिंदु से क्या करते हैं, भवन का शिखर पर देखते हैं, शिखर मतलब ऊपरी भाग को देखते हैं, तो कितना डिग्री कोण बनता है, देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है। समझ में यहां तक, आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है जी, उसके बाद बोल रहा है कि और भवन के पाद बिंदु यानी कि यहाँ पे जमीन से, हाँ भवन ही है ना, भवन का, देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे बात करेंगे। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री। तो भवन का ये जो पाद बिंदु है, इससे क्या करेंगे, जब मीनार को देखेंगे यहाँ पे से, तो क्या होगा, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री। समझ आ रहा बात को। अब देखिए क्या करना है आगे, देखिए यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार का ऊंचाई कितना दिया है, मीनार का ऊंचाई 50 मीटर दिया है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये भवन का ऊंचाई क्या होगा, हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले तो मानते हैं,
तो लिखेंगे नीचे में सबसे पहले मान दिया है, लिखिए पहले दिया है, ऊपर में हल लिखना चाहिए, हल, ध्यान देना, दिया है, बात सुनो ध्यान दो, दिया है, क्या दिया है, जैसे आपका मीनार का ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई कितना दिया है, मीनार का ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, मीनार का ऊंचाई h है, मीनार का ऊंचाई कितना दिया है 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर दिया है। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और ये जो आपका फिर कुछ नहीं दिया है, चलिए तो फिर उसका तो माना लिखेंगे, माना, फिर मानते हैं, माना कि, माना कि, ठीक है, माना कि, ध्यान दीजिएगा, भवन का, भवन का ऊंचाई, भवन का ऊंचाई बराबर क्या मान लेंगे h, क्या मान लेंगे जी h, ठीक है h मीटर, और ध्यान दीजिएगा भवन का ऊंचाई h मीटर मान लिए, और नीचे जो एसी है, एसी को क्या मान लेंगे, एसी बराबर x, यानी कि ये जो भवन है, भवन और मीनार के बीच का दूरी को क्या मान लिए x, क्या मान लिए x, लिख देते हैं क्या, ये तो एसी लिखा हुआ है, भवन और ये भवन है, हाँ? और ये क्या है मीनार, ये दोनों के बीच का दूरी क्या मान लिए हैं x। सबसे पहली बात हम इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी सी, एडीसी, ये वाला त्रिभुज को लेते हैं। तो देखो ध्यान दो, तो त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एडीसी में क्या करेंगे, देखिए बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो सीधा वाला लकीर होता है उसको क्या बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं पी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मीनार का ये सीधा वाला लकीर क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में मीनार का सीधा वाला लकीर जो है इसको क्या बोलेंगे पी, और ध्यान दीजिएगा ये जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला लकीर को बी बोलते हैं, और तिरछा वाला लकीर क्या बोलते हैं एच। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, हमको निकालना क्या है उसको लेंगे, और दिया क्या है उसको लेंगे। तो निकालना क्या है हम लोग को, निकालना बी है, और दिया क्या है पी, तो इसलिए हम पी और बी का संबंध को देखेंगे। पी और बी का संबंध क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है जी पी बटा बी, समझ आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपको निकालना क्या है उसको लीजिएगा, और दिया क्या है उसको लीजिएगा, समझ आ रहा है। चलिए आप बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बन रहा है 60, तो यहाँ थीटा की जगह लिख देंगे, थीटा की जगह लिख देंगे 60 डिग्री, और बराबर है तो बराबर, पी का मान कितना है, देखिए पी का मान कितना है ऊंचाई 50, तो पी की जगह लिख देंगे 50, और बी का मान, देखिए बी को हम क्या माने हैं, बी को माने एक्स, क्या माने एक्स, तो बी की जगह लिख देंगे एक्स। सुनिए ध्यान दीजिएगा, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, क्या होता है √3, बराबर इधर क्या है 50, और नीचे में क्या है एक्स, सुनिए एक्स इधर गुना होगा √3 के साथ, तो क्या होगा एक्स √3 हो जाएगा, और बराबर में कितना 50। बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 गुना में है ना, इधर गुना में है तो क्या होगा एक्स के साथ इधर आके भागा हो जाएगा, तो 50 √3 हो जाएगा, समझ में बात को, ठीक है ना रे, पहले तो इधर गुना हुआ, गुना होने के बाद इधर गुना हो गया एक्स, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये √3 इधर आके फिर से क्या हो गया भागा हो गया, ठीक है, तो एक्स का मान इतना हो गया, इसको समीकरण 1 मानेंगे। आगे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगला हम जो त्रिभुज लेंगे वो त्रिभुज का नाम कौन सा रहेगा, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से देखिएगा। चलिए अगला जो त्रिभुज लेने वाले हैं वो त्रिभुज कौन सा होगा, अगला जो त्रिभुज लेने वाले हैं वो त्रिभुज होगा ए बी सी, ये त्रिभुज को हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो ए बी सी त्रिभुज में देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग को अभी एक्स का मान क्या है पता है, एक्स का मान कितना आ गया 50 बटा √3, ये आ गया है, और हम लोग को भवन का ऊंचाई निकालना है, किसका ऊंचाई निकालना है भवन का, समझ आ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं पी, और जो नीचे में जो होता है उसको क्या बोलते हैं बी, और जो तिरछा होता है उसको एच। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो पी निकालना है, इस बार निकालना है ना ऊंचाई, भवन का ऊंचाई पी निकालना है, और देखिए यहाँ पे बी का मान क्या हुआ है दिया हुआ है, तो हम किसको लेंगे इस बार, पी और बी का संबंध यहाँ पे देखिए लेंगे, क्योंकि पी का मान निकालना है, बी का क्या है दिया है,
तो वैसे मान को लेना है जिसमें क्या होगा, एक जन का निकालने का रहेगा और एक जन का मान दिया हुआ रहेगा, वैसे वाला मान सबको आपको लेना है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप कौन सा त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लेंगे, टेन थीटा। क्या लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी। सुनिए ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, आप देखिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, छोटा सा त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री। तो थीटा का जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे लिखेंगे 30 बराबर है, तो बराबर पी का मान कितना है, देखिए पी का मान, पी को क्या मान है इसमें, पी को मान है एच। क्या मान है, एच। तो पी की जगह लिख देंगे एच, और बी का मान कितना आया है, 50/√3। तो यहाँ पे 50/√3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स। क्या लिखेंगे, क्योंकि बी का मान क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले एक्स। चलिए आगे बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ ध्यान सुनना, ध्यान से देखना, बने सुनना। चलिए आगे बात हो जाए। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, है ना। चलिए बराबर h बटा x है। सुनिए ध्यान दीजिएगा, ये x भागा में है, इधर क्या होगा, गुना होगा किसके साथ, h के साथ, सॉरी 1 के साथ गुना होगा। तो ऐसे लिख दीजिए 1/√3, और गुना में क्या लिखेंगे, x बराबर में h। बताइए ध्यान दीजिएगा, 1/√3, 1/√3, x का मान कितना है, x का मान है 50/√3। तो x के जगह लिख देंगे 50/√3, और इसी तरह से h। ध्यान देना, बढ़िया सुनना, 50 से कम ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे, 50 से कम 50, और √3 कितना हो जाएगा, 3। √3 गुना करने से 3 हो जाता है, और h है तो h। तो फाइनली जो रिजल्ट है, आपका, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पूर्णांक में निकालना पड़ेगा। पूर्णांक में निकालने के लिए इतना भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, इतना मीटर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको पूर्णांक में कैसे निकालते हैं, पूर्णांक में निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, उसको ऊपर में भाग में लिखते हैं, और नीचे में जो रहता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे में। ध्यान देना, सुन लेना, बात सुनो, ध्यान दो। 3 का पारा में 3 एकम 3, 5 में 3 घटाएंगे 2 बचा, ऊपर से नीचे उतरा 0, और 3 का पारा में 3 छक 18, 3 छक 18, और 20 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा रे, 2। बस इतना ही। 3 का पारा सब जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ भागफल आया ना रे, उसको पहले आगे में लिखेंगे, फिर ऐसे बट्टा लगाएंगे, बट्टा का बीच में रहेगा, हाँ भागफल बट्टा के बीच में रहेगा, जो पहले से नीचे में है उसको पहले से नीचे, और जो सबसे नीचे यहाँ पे बचा है शेषफल ना, शेषफल को कहाँ लिखते हैं, ऊपर। शेषफल को कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और ये जो यहाँ बट्टा में जो 3 है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे, और भागफल को कहाँ लिखते हैं, बट्टा का सीधा में लिख देते हैं भागफल को, ये बट्टा के सीधा में 16 है। हाँ चलिए ये हो गया, इतना मीटर ऊंचाई हो गया। तो लिख देंगे लास्ट में अतः मीना, सॉरी भवन ना, ध्यान सुने, अतः भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया हम लोग का, भवन की ऊंचाई h बराबर 16/2/3, है ना, इतना मीटर आ गया। ये सही आंसर हो गया, फटाफट से लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर। एक खिलौना त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या है, जैसे त्रिज्या मिला उसको इधर नीचे लिखते जाएंगे, ताकि आपको बाद में खोजने में दोबारा दिक्कत ना हो। तो त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। आगे बात करेंगे, वाले एक शंकु के आकार का है। तो शंकु के आकार का ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है, और शंकु का मुंडी और अधगोला का मुंडी दोनों एक ही साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब शंकु का त्रिज्या और अधगोला का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या का जो माप होगा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ध्यान सुनिए बात को, जो उसी त्रिज्या वाले एक अधगोले पर आरोपित है, किसके ऊपर आरोपित है, आरोपित मतलब ऊपर से ढका हुआ है। शंकु किसके, ध्यान दीजिएगा, ये जो शंकु से किसको ढका हुआ है, बताइए, अधगोला को ढका हुआ है, ठीक है। शंकु किसको ढका हुआ है, अधगोला को ढका हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि इस खिलौना का पूरा ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
यानी कि जो खिलौना है इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा उसको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, त्रिज्या इतना दिया है और उसका कुल ऊंचाई, खिलौना का कुल ऊंचाई कितना दिया है, कुल ऊंचाई दिया है 15.5 सेंटीमीटर, है ना। चलिए बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऊंचाई दे दिया है, ये ऊंचाई अब निकालते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा ऊंचाई दे दिया है कितना, 15.5 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज बात को ध्यान सुनिए कि जितना त्रिज्या होता है ना उतना ही किसका ऊंचाई होता है, अधगोला का। किसका, अधगोला का। जितना त्रिज्या होगा उतना ही क्या होता है, अधगोला का ऊंचाई भी होता है। यानी त्रिज्या अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो इस अधगोला का ऊंचाई भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। ठीक है, अधगोला का त्रिज्या जितना होगा उतना उसका क्या होगा, ऊंचाई भी उतना ही होगा। ठीक है, तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो बात को ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये पूरा कुल ऊंचाई में से, कुल ऊंचाई में से अगर क्या कर देंगे, इस अधगोला का ऊंचाई को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये कुल ऊंचाई पूरा यहां से 15.5 सेंटीमीटर जो कुल ऊंचाई है उससे क्या कर देंगे, इस अधगोला का ऊंचाई को घटा देंगे, यानी कि हटा देंगे, तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो किसका ऊंचाई बचेगा, शंकु का ऊंचाई बचेगा। किसका बचेगा, शंकु का। समझ आ रहा है। तो अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे शंकु, शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई बराबर, शंकु का ऊंचाई किससे दिखाते हैं, एच से। शंकु का ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुल ऊंचाई, क्या, कुल ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई में क्या करेंगे, कुल ऊंचाई में हम घटा देंगे किसको, अधगोला का ऊंचाई को। अधगोला का ऊंचाई कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। जितना शंकु का, शंकु का, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई जिसको हम किससे दिखाते हैं, एल से। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इस प्रकार से तिर्यक ऊंचाई का निकालने का फॉर्मूला है। देखिए तिर्यक ऊंचाई क्यों निकाल रहे हैं इसका आगे जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब बात करेंगे, देखिए इसका मान सब रखते हैं फटाफट से। तो एल, एल है तो तिर्यक ऊंचाई एल है तो एल बराबर, आर का मान कितना है जी, त्रिज्या का मान कितना है 3.5, यानी आर की जगह पे लिखेंगे 3.5, और ऊपर में स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, एच का मान कितना है जी, एच का मान है 12, तो एच की जगह लिखेंगे 12, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, एल 35 का स्क्वायर मतलब 35 गुना 35, 35 गुना 35 कितना होता है, 35 और 35 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना। तो 35 और 35 गुना कर ही लिया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कितना हो गया फाइनली, इसका रिजल्ट जो है ना आपका आ गया एक एक, सॉरी देखिए ध्यान दीजिएगा 1 2 2 5, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, दशमलव के पीछे कितना संख्या है, एक, यहाँ पे दशमलव के पीछे कितना संख्या है, एक, एक एक कितना हो गया, दशमलव के पीछे एक संख्या है, यहाँ पे दशमलव के पीछे यहाँ पे एक संख्या है, एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो पीछे से 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, यानी कि फाइनल जो यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 12 का स्क्वायर मतलब क्या, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, 12 गुना 12 कितना होता है 144, है ना। चलिए अब दोनों को जोड़ेंगे इतना हो गया 1 5 6.25। अब इसका रूट कितना होता है, रूट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको लासा निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लासा निकाल लेना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिए। तो लासा निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से गुना करना पड़ता है, तो बाकी बात लासा निकालते हैं। देखिए इसका वो है ना, कितना ठो 5 आया, 1 2 3 4 5 6, कितना ठो आया 6 ठो, है ना। तो लिखेंगे पहले 6 ठो 5, तो 1 2 3 4 5
6 है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, देखिए दो ठू जोड़ी होगा उसके बदले में क्या होगा, एक ठू निकलेगा। दो जोड़ी होगा उसके बदले में एक ठू निकलेगा। दो जोड़ी होगा उसके बदले में एक ठू निकलेगा। दो जोड़ी होगा उसके बदले में एक और 5 निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो बात सुनिए, कितना ठू 5 निकल जाएगा जी, 3 को 5 निकलेगा इस प्रकार से गुना में, है ना। और चलिए 5 बचे, 5 बचे 25, 25 बचे 125, है ना। 25 बचे 125 होता है। ध्यान दीजिए, दशमलव रूट के अंदर में दशमलव के पीछे कितना संख्या था, 2 संख्या था। लेकिन दो को संख्या के बदले में कितना ठो संख्या निकलता है रूट के बाहर, 1। 2 संख्या के बदले में कितना ठो निकलता है, 1 ठू। इसलिए 2 ठू संख्या के पीछे में दशमलव लगा था ना, 2 ठू संख्या के पीछे में दशमलव लगा था। इसलिए हम क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। एल का मान कितना हो गया, एल का मान हो गया इतना। समझ में आ रहा है? आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो तिरक ऊंचाई निकल गया। इसको तो देखिए हम लोग क्या निकालना होगा, शंकु का किसका क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरा खिलौना जो है ना, 2 चीज से बना है। कितना चीज से बना है, 2 चीज। पहले बात शंकु से, दूसरा बात अर्धगोला से, ठीक है। तो यहाँ पे खिलौना का क्या निकालने बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालने बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 चीज दिया हुआ है, उस दोनों चीज का अलग अलग से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले तो हम निकालते हैं किसका, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्ध, ठीक है, यहां लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। सुनिए बात ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2 पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7 गुना आर का मान कितना दिया है, आर का मान 3.5 कितना दिया है, 3.5। ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चलिए यहां पे देखिए कटेगा, हाँ थोड़ा सा पहले गुना कर लेते हैं। चलिए गुना कर ही देते हैं पहले। 22 और 2 गुना करेंगे कितना होगा, 22 दूने 44 और नीचे में 7 है तो 7 गुना 35 के ऊपर में 2 है मतलब क्या, 3.5 के ऊपर में 2 है मतलब क्या, 3.5 को 2 बार लिखेंगे, 3.5। सुनिए कटेगा। आप इस दशमलव को मत देखिए, दशमलव को नहीं देखने से क्या दिखेगा, 35 दिखेगा। क्या दिखेगा, 35। तो 35 देखिए, बात को ध्यान दीजिएगा। तो 35 होता है 7 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 5 बार में। 7 कम 7, 7 बचे 35। लेकिन ध्यान दीजिएगा दशमलव के पीछे कितना संख्या है, यहाँ पे दशमलव के पीछे एक संख्या है, तो पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। यहाँ पे देखिए दशमलव के पीछे में एक संख्या है ना, तो पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। और दशमलव आगे कुछ नहीं मतलब क्या लगा देंगे, 0। समझ आया? तो बचा कितना हम लोग का, इतना बचा। अब गुना करते हैं दाएं दाएं से, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लीजिए। हाँ यहाँ पे थोड़ा लकीर किया जाए। चलिए तो गुना करने से क्या होगा, थोड़ा जल्दी गुना करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कैलकुलेटर, हाँ इधर रख देते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर में क्या गुना करेंगे, देखिए सुने, ये आपका 4 4 44 गुना कितना करेंगे, 0.05, है ना। तो 44.0.5 को गुना करने से कितना होता है, 22। कितना होता है, 22, है ना। चलिए ध्यान सुनिए कैसे हो रहा है 22, उसको बता देंगे। देखिए आप अगर गुना करेंगे 44 और 0.5 को, तो आपका आएगा कितना, 22.0, यानी कि इतना आएगा। हाँ ठीक है, आप ऐसे गुना मत कीजिए। कैसे गुना कीजिएगा, 44 और 5 को गुना कीजिए। 44 और 5 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 220, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाद में फिर क्या कीजिएगा, बाद में क्या कीजिएगा, दशमलव यहाँ पे एक लगा दीजिएगा बाद में, और एक 0 लिख दीजिएगा। सुना रहा है, दशमलव पीछे कितना संख्या है, एक, इसलिए पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा दिए, दशमलव। सुना रहा है, दशमलव पीछे एक संख्या था, इस कारण से दशमलव यहाँ पे लगा दिए। और दशमलव के पीछे में 0 रहता है तो क्या कहते हैं, 0 को भी नहीं लिखते हैं, दशमलव को भी नहीं लिखते हैं। तो फाइनली क्या निकल गया, हम लोग को फाइनली निकल के आ गया कितना, 22। समझ आ रहा है? आगे इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ हार्ड आएगा कुछ आसान आएगा, इसलिए ध्यान दीजिए, पूरा बढ़िया से बनाने की कोशिश कीजिए। आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी अभ्यास करने से कोई कठिन बात नहीं है। फिर गुना है तो गुना लिख देना होगा, गुना। फिर गुना में कितना बचा है, 3.5। हम गुना किसको किए समझना है ना, 0.5 और
44 को। आप ये दोनों गुना करेंगे, ठीक है। ये दोनों गुना करने समय क्या कीजिएगा, 22 और क्या लिखिएगा, 22 और 35 लिखिएगा, ठीक है। दशमलव मत लगाइए, बाद में दशमलव, ठीक है। चलिए बात ध्यान दीजिएगा। तो गुना करते हैं किधर, आप गुना कीजिएगा दोनों को, तो कितना मिलेगा, दोनों गुना करने से मिलेगा आपको 77.0 इतना मिलेगा, ठीक है। दशमलव, ये दशमलव क्यों लगा रहे दशमलव, क्योंकि दशमलव जो है ना एक संख्या के पीछे है, इस कारण से यहाँ दशमलव लगा दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव और 0 तो दोनों को हटा देंगे तो क्या होगा, 77 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर है ना, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा किसका है, बचा आपको एक चीज का निकालना खाली बचा है, किसका निकालना बचा है, हम अभी किसका निकाले, अभी अभी निकाले हैं हम लोग अर्धगोला का, तो अब बचा किसका है, शंकु का, ठीक है। तो शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल ना, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7, और आर का मान कितना लिखेंगे, आर का मान लिखेंगे, आर का मान लिखेंगे कितना, 3.5, और एल का मान कितना दिया है, हम लोग अभी अभी निकाले एल का मान 12.5 है ना, काटेंगे 7 एकम 7, 7 बचे 35, दशमलव के पीछे में एक संख्या है इसलिए पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, आगे में कुछ नहीं मतलब 0, समझ रहा है। तो ऊपर में क्या बचा 22 और इसमें क्या बचा 0.5, 22 और 0.5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, आप ऐसे गुना कीजिए, 22 गुना 5 कीजिए, ठीक है। 22 और 5 गुना करेंगे कितना होगा, 110, कितना होगा 110, 110 हो गया। और यहाँ पे देखियो 5 के आगे एक ठो दशमलव है, इस कारण से पीछे पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, तो पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22 और 0.5 को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा गुना, फिर क्या लिखेंगे 12.5, ठीक है। बात सुनिए ध्यान दीजिएगा, दशमलव के पीछे में 0 रहता है तो क्या करते हैं, 0 को भी नहीं लिखते हैं, दशमलव को भी नहीं लिखते हैं, तो कितना बचा 11, और इधर क्या बचा 12.5, दोनों गुना कर देंगे, ठीक है। दोनों को गुना कर देंगे, क्या होता है देखते हैं, चलिए। तो कितना है यहाँ पे 11 गुना कितना है 12.5, ठीक है। गुना करने पर कितना मिलेगा, देखिए गुना करने पर समझना है ना कैसे गुना करना है, दशमलव सब कैसे लगाना है। चलिए गुना करने पर कितना मिला 37.5, ठीक है। तो आप बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो शंकु का भी निकल चुका है और अर्धगोला का भी निकल चुका है। अब जो चित्र बना है मतलब खिलौना बना है वो किस चीज से मिलकर बना है, शंकु और अर्धगोला से, दोनों से मिलकर बना है। तो आप दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, आप खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ता है, अलग अलग से ही दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो निकाल लिए अलग अलग से पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप दोनों का शंकु का और अर्धगोला का दोनों का जोड़ देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो क्या बन जाएगा, खिलौना का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो वाला आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है ना आ गया खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। देख लेते हैं एक बार, आ गया ना इतना, चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए बढ़िया से। अगला अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 51। तो सवाल नंबर 51 रहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 51 में बोला है एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, कितना है ये शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, एच मतलब ऊंचाई है, इसके सिरों की त्रिज्या, जो त्रिज्या है बड़ा वाला जो त्रिज्या है इस ऊपर का उसका कितना है 28 सेंटीमीटर, और छोटा वाला जो त्रिज्या है यहाँ पे देखिए नीचे में जो त्रिज्या है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। बड़ा वाला त्रिज्या को R1 बोले हैं, छोटा वाला त्रिज्या को R2 बोले हैं, ठीक है। चलिए इसका आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयतन निकालना है, क्या निकालना है पहले आयतन, फिर क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका शंकु का छिन्नक का। चलिए बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बढ़िया से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप से ये बन जाता है, ठीक है। इस कारण से दो चीज पूछ दिया, तो सुनिए एच दिया है, ऊंचाई दिया है 45, यानी बड़ा वाला, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला जो त्रिज्या है वो कितना दिया है 28, बड़ा वाला त्रिज्या को R1 बोले हैं, और छोटा वाला त्रिज्या जो दिया है उसको क्या बोले हैं
R2 और उसका मान कितना दिया है 7। तो शंकु के छिन्नक का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 1/3 तो 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7, h का मान कितना दिया है 45 और ब्रैकेट ब्रैकेट R1 का मान कितना दिया है 28, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। R2 का मान कितना है 7, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। R1 गुना R2, इसलिए R1 का मान इतना है, R2 का मान इतना है, दोनों गुना कर दिए। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। चलिए, हाँ, तो बात यहाँ पे देखिए, 28 का स्क्वायर मतलब 28 गुना 28, 28 गुना 28 कितना होता है 784, प्लस है तो प्लस। 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब होता है क्या 7 गुना 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 गुना 7 कितना होता है 49, प्लस है तो प्लस। 28 और 7 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा फाइनली, 28 और 7 को गुना करेंगे तो 196 हो जाएगा। ठीक है, यानी 196। तो सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 100 मतलब 1029 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1029 हो जाएगा। चलिए, तो बात ध्यान दीजिएगा, इस सबको जोड़ दिए कितना हो गया 1029, आगे में गुना था तो गुना, 45 है तो 45, 22/7 1/3, जैसे कि वैसे लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा काटा काटी करते हैं, ध्यान दीजिएगा कौन सा कटेगा देख लीजिए। हाँ, तो 7 का पारा से कौन सा कटेगा, 7 का पारा से, 7 का पारा से ये कटेगा। ठीक है, चलिए ये काटते हैं इसको। तो पहली बात, 7 का पारा से कौन कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, 7 7 एकम 7, तो 10 में 7 कटेंगे कितना बचेगा 3, और ऊपर से कौन उतरा 2, और 7 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 32 से पहले कौन आता है 28 आता है ना, 7 चौके 28, घटाइएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, 32 में 28 घटाएंगे 4 बचेगा, ऊपर से नीचे उतरा 9, और 7 7 7 49। तो फाइनली रिजल्ट जो आ गया काटने के बाद इसमें कितना आ गया 19149। ठीक है, और ये 45 को काटेंगे किससे 3 से, तो 45 को काटेंगे किससे 3 से, 45 को काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, हाथ में बचा 1, इधर क्या है 5, 3 बचे 15। समझ में आया? तो 45 से काटे मतलब 3 को 45 से काटे तो कितना आ गया 15, कितना आ गया जी 15। समझ आ रहा है? अब सुनिए, तो 22 एकम 22 गुना है तो गुना, 15 है तो 15, गुना है तो गुना, और 147। अच्छा, 7 बार में आता है, 9 बार में नहीं आता है, 7 बार में, 7 लिखे ना, यहाँ पे 9 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, 9 करते हैं, इसको 9 लिख देते हैं। समझ आ रहा है? इस प्रकार से यहाँ 7। ठीक है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे आया है उसको लिख दिए। समझ में आया ना यहाँ पे कैसे आया? उसके बाद गुना करेंगे, 22 और 15 को गुना करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा उसको किससे गुना करेंगे 147 से गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए एक बार, इतना हो गया इतना। ठीक है, इतना होने के बाद आप देख लीजिए एक बार गुना करके दिखाते हैं आपको किस प्रकार से गुना होता है। ठीक है, हाँ, तो कैलकुलेटर किधर गया दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये रहा ना। चलिए गुना करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए पहले कौन किसको किसको गुना करना है, पहले 22 और 15 को, तो 22 और 15 गुना करते हैं पहले, 22 गुना 15, तो 22 गुना 15 कितना होता है 330, तो 22 और 15 गुना कीजिए 330 आएगा। फिर उसके बाद 1 मिनट, 330 आया था ना, 330 को किससे गुना करेंगे फिर 147, 1 4 7, चलिए बराबर कितना आएगा 48 5 10। देखिए 48 5 10 आया कि नहीं आया, आया ना। और ये आयतन निकाल रहे हैं, इसलिए जब भी हम क्या करते हैं आयतन निकालते हैं ना, तो सेंटीमीटर में अगर रहता है तो क्या बन जाता है सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आयतन निकालते समय इस प्रकार से होता है, तो इसलिए सेंटीमीटर में दिया है मान, इसलिए ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये तो पहला आंसर हो गया किसका, आयतन निकालने का फॉर्मूला का। अब इसके बाद अगला क्या निकालने बोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है, किसका, शंकु का छिन्नक का। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, हाँ, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं आप देख लीजिए ध्यान से एक बार। देखिए ये है शंकु का छिन्नक का आकार। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या,
ये जो टेढ़ा वाला जो ऊंचाई दिख रहा है आपको ना, ये टेढ़ा वाला ऊंचाई को निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो टेढ़ा वाला ऊंचाई को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L बराबर h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ठो त्रिज्या है। कितना त्रिज्या है, दो त्रिज्या है, इस कारण से यहाँ पे R1 माइनस R2 कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला ऐसे होता है, h² प्लस R² ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ दो त्रिज्या है, दो को त्रिज्या है, इसलिए क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, उसका स्क्वायर, ठीक है। R की जगह क्या लिख रहे हैं, R1 माइनस R2 उसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए, दो त्रिज्या है ना, दो त्रिज्या रहने से इस प्रकार से घटाते हैं। h का मान कितना है बताइए, h का मान 45, तो h की जगह 45, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, और R1 का मान कितना है 28, माइनस है तो माइनस, R2 का मान कितना है 7, है ना, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। 45 का स्क्वायर मतलब 45 गुना 45, 45 गुना 45 कितना होता है 2025, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। और देखिए इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, नहीं स्क्वायर करके घटाएंगे नहीं, पहले घटा लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 28 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 21, हाँ 28 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात को, और यहाँ डायरेक्ट किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। चलिए 28 में 7 घटाएंगे कितना बचा 21, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर हो गया। अभी 21 का स्क्वायर मतलब क्या, 21 गुना 21, 21 गुना 21 कितना होता है रे, 21 गुना 21 होता है, 21 गुना 21 कितना होता है 441, कितना होता है 441, है ना। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, दोनों को कैसे जोड़ेंगे, ऐसे करके दोनों को जोड़ दिया जाए, 441, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने से इतना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अभी क्या करना है, इसका रूट निकाल लेना है, ठीक है। तो रूट कैसे निकालते हैं, आपको एक आसान तरीका बताया जाए, ठीक है। चलिए, रूट निकालने का तरीका यहाँ दशमलव में भी है ना, दशमलव में भी है, तो इसको भाग विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, भाग विधि। अब भाग विधि को थोड़ा देखना ही पड़ेगा, नई में देखना ही पड़ेगा एक बार भाग विधि का रूट निकालने वाला, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, तो बहुत ही इजी है। चलिए, तो कितना है यहाँ पे रूट के अंदर में 24 और 66, तो इस प्रकार से लिख दिए संख्या। संख्या लिखने के बाद भाग विधि में क्या करते हैं, पीछे से जोड़ी बनाते हैं। कहां से जोड़ी बनाते हैं, पीछे से। तो देखिए पीछे से दो का जोड़ी बनाना है, कितना का, दो का। तो यहाँ देखिए 2 जोड़ी बना, और पीछे से ये वाला 2 जोड़ी बना, समझ रहा है। ऐसे होता है भाग विधि में, जोड़ी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, पहला जोड़ी को देखिए, पहला जोड़ी किसका सामने आता है, किसका स्क्वायर के सामने आता है, हाँ रे, पहला जोड़ी किसका स्क्वायर के सामने आता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सुनिए, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ये रूट निकाल रहे हैं ना, रूट निकाल रहे हैं मतलब ये स्क्वायर वाला जो पहाड़ा है ना, 1, 4, 9, 16, 25, ये वाला पहाड़ा को देखेंगे, ठीक है। सुनिए, तो यहाँ 24 किसका पहाड़ा, किसका स्क्वायर के सामने आ रहा है, 4 का स्क्वायर के सामने आ रहा है, हाँ कि नहीं। अब 5 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या होगा, 24 से बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा वाला तो हम लोग लेते ही नहीं है, समझ रहा है। भाग करने समय बड़ा वाला नहीं लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं, जो भी यहाँ पे है ना उससे छोटा वाला। पहला जोड़ी में 24 है ना, तो 24 से छोटा कौन है यहाँ पे 16, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे एक टू, और यहाँ पे ऊपर में एक टू 4 लिखेंगे, 4 चौके 16। तो 4 में 6 घटेगा, नहीं घटेगा तो एक उधारी लेगा, तो कितना बन गया 14, 14 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में 6 घटाएंगे तो 8, कितना बचेगा 8। इधर एक उधारी दे दिया तो कितना बच गया, इसके पास 2 के पास 1, और 1 में घटाएंगे तो कितना हो गया 0। आगे देखो, ध्यान देना मेरे बात को, यहाँ पे 4 लिखे हैं ना जी, यहाँ पे 4 लिखे हैं, तो नीचे में भी एक 4 लिख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए अपने से। जिसको यहाँ पे लिखे हैं ना जी, उसी को सेम टू सेम यहाँ पे लिख दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिए। 4 4 कितना हो गया 8, यहाँ एक खाली जगह छोड़िएगा जरूर, 4 4 कितना हो गया 8, और यहाँ पे बीच में क्या कीजिएगा, खाली जगह छोड़ दीजिएगा, है ना। चलिए सुनिए, अब इतना हो गया, इतना होने के बाद पूरा ये जो कितना है 66 है, जोड़ा जोड़ा काम होता है यहाँ पे, जोड़ा जोड़ा, है ना। चलिए, तो जोड़ा जोड़ा क्या काम होता है, तो क्या करेंगे, जो उतरेगा ना तो एक ही बार दोनों उतरेगा, समझ में आ रहा है।
ये जो है ना वर्गमूल वाला भाग है, इस कारण से जोड़ा में जो है ना सब दोनों के दोनों उतरेगा, जोड़ा दोनों को उतार दीजिए, सुना रहा है बात को। और अभी यहाँ पे क्या रखेंगे कि यहाँ पे ये वाला सब इसके सामने वाला आ जाएगा, क्या रखेंगे बोलिए तो। यहाँ पे मानते हैं 9 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं 9। अगर यहाँ पे 9 रखे ना अपने मन से, तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा 9, सुना रहा बात को। यहाँ पे 9 रखेंगे ना तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 9। चलिए 9 रख दिए। आप जैसे ही 9 रख दिए तो ये कितना बन गया, जैसे ही 9 रख दिए तो कितना बन गया 89, बन गया ना 89। अब देखिए 9 रखे हैं यहाँ पे तो 9 से ही गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे 9 से। याद रखिए यहाँ जो भी रखेंगे ये वाला संख्या बन गया, और जो भी संख्या बनता है और जो चीज रखे रहते हैं उसी से गुना करना है, समझ रहा है। यहाँ 9 रखे इसलिए इस संख्या को किससे गुना कर रहे हैं 9 से। 9 9 कितना हो गया 9 9 81 हो गया, 81 के 1 हाथ में बचा 8, 9 का पारा फिर 8 बार, 9 8 है 72, 72 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 72 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 80, समझ में आ रहा है। तो 9 बार में कितना आ जा रहा है, 9 बार में इसका सामने वाला आ जा रहा है, देखिए 9 बार में इसका ठीक सामने वाला आया, तो फिर यहाँ 9 रखे तो यहाँ भी 9 रख दिए, ठीक है। तो 9 बार में कितना है 801 आया। आपको ऐसे रख रख के देखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप घटाएंगे 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा 5, और इधर 6 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 ही बचेगा। अब देखो 8 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा 0, समझ में आ रहा है। अब सुनिए यहाँ पे देखिए तो क्या यहाँ पे जो आपका 89 है, 89 से बात ध्यान दीजिएगा। आप देखिए 89 से छोटा हुआ कि नहीं, नीचे वाला छोटा हुआ ना, तो 89 से छोटा हुआ तो ये इसका पहाड़ा में भाग जाएगा क्या, नहीं भाग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, नहीं भाग जाएगा तो यहाँ पे 1 दशमलव लगाएंगे, कितना दशमलव 1 गो, देखिए अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। 1 गो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे नीचे में कितना 0 आएगा, 2 0 आएगा, कितना 0, 2 को 0 आएगा, ठीक है। आप सुनिए 2 0 आ गया, 2 0 आने के बाद देखिए क्या करते हैं, ठीक है। 2 0 आने के बाद देखिए जो भी यहाँ रखे थे उसको दिख रहा है, यहाँ पे जो रखे थे यहाँ पे उसको ही नीचे में जोड़ेंगे, अभी जो रखते हैं उसी को जोड़ते हैं। हाँ 9 रखे थे ना यहाँ पे, 9 रखे थे, अपने मन से 5 6 ऐसे रख के देखिएगा, ठीक है। 9 रखे थे तो 9 जोड़ेंगे तो 9 9 कितना हो गया 18, 18 के 8 हाथ में बचा 1, और इधर जो 8 है 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 9। अब इसमें भी एक खाली जगह यहाँ छोड़ेंगे, खाली जगह में क्या भर्ती करेंगे कि इसके सामने वाला आ जाएगा, क्या भर्ती करेंगे, यहाँ देखिए 6 है इसलिए 6 भर्ती करके देखते हैं, समझ रहा है। आप यहाँ पे 6 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 6, अपने मन से भर्ती करके देखिए। देखिए ध्यान दीजिएगा इस संख्या कितना बन गया, ये संख्या बन गया 9 8 6 बन गया। आप किसको रखे हैं 6 को रखे हैं तो गुना किससे करेंगे 6 से गुना करेंगे, ठीक है। 6 छक 36, 36 के 6 हाथ में बचा 3, 6 8 48, 48 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 51, 51 के 1 हाथ में बचा 5, और 6 का 12 9 बार 6 9 54, 54 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 59, तो 59 के 59 लिखिए, समझ रहा है। देखिए इसके ठीक सामने आया, इससे और अधिक लीजिएगा, 6 के बाद अगर मानते 7 लेते हैं ना तो 7 लेने से इससे बड़ा संख्या आ जाएगा, ठीक है। इसलिए 6 लिए तो कितना आ गया, इतना संख्या आ गया, ठीक है। देखिए इसमें घटाने उठाने की कोई जरूरत भी नहीं है, बस जितना आया उतना ही को लेके चलिए, उधर उस साइड में लेके चलते हैं और उसके बाद लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आया, इसका रूट निकाले तो 49.6, 5 को मत लिखिए, 5 को नहीं लिखने से भी आंसर उतना ही तरफ आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर, ठीक है, R1 प्लस R2, तो पाई का मान 22/7, एल का मान कितना आया, एल का मान आया 49.5, नहीं लिखने से भी चलेगा 49.6, और बीच में कुछ नहीं मतलब क्या गुना, और R1 का मान है 28 प्लस R2 का मान कितना है 7। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। चलिए तो यहां देखिएगा 28 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 और 7 को जोड़ने से 28 और 7 को जोड़ने से कितना हो जाएगा 35, कितना हो गया 35, और देखिए नीचे में 7 है ऊपर में कितना है 35, 7 कम 7, 7 बचे 35, तो इस प्रकार से आ गया इतना। उसके बाद देखिए ये 22 है तो 22
बीच में गुना है तो गुना, जो ये संख्या है वही वाला संख्या यहाँ पे लिख दिए, फिर गुना है तो गुना, 5 है तो 5। अब गुना करेंगे, देखिए पहले तो 22 और 5 गुना करेंगे, 22 और 5 को गुना करने से कितना आएगा, देख लेते हैं एक बार गुना करके। 22 और 5 को गुना करने से 110 होता है, ठीक है। चलिए गुना एक बार करके देखते हैं, आपको यहीं पे गुना करके दिखाया जाए, गुना तो सक जाइएगा ना। चलिए हाँ, तो चलिए गुना करते हैं। 22 और 5 को गुना करने से कितना आता है, 110। 22 गुना 5, 22 गुना 5 कितना होता है, 110। और 110 से किसको गुना करेंगे जी, 110 से किसको गुना करेंगे, 22 और 5 को गुना, देखिए 22 और 5 को गुना किए, यहाँ अभी कौन बचा हुआ है, 49.6, 49.6 ही लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं, तो गुना में 49.6, 49.6 बराबर, देखिए कितना आ गया, आपको जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, 5456, कितना हो गया, 56। थोड़ा सा खाली दशमलव को शायद निकाल ही लेना चाहिए उसको, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका आगे देखिए कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए। घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 10 हो गया तो कितना बन गया, 4, और इधर कितना बचा, 9 बचा, 9 में 1 घटाएंगे तो कितना बचा, 8, और इधर 5, 5 में नहीं घटेगा, 5, 5 नहीं बचा, यहाँ पे कितना बचा है, 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा, इधर से एक उधार लिया तो कितना बन गया, 14, 14 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 में 9 घटाएंगे तो 5, इतना हो गया। हाँ आप देखिए दशमलव लगाए तो अपने से क्या लगा सकते हैं, 2 जीरो, 2 को जीरो है। चलिए आप सुनिए आगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बात करेंगे यहाँ पे, देखिए आप देखिए दशमलव लगाए तो 2 जीरो लिख दिए। आप देखिए यहाँ पे किसको रखे थे बताइए, किसको रखे थे, 6 को, 6 को रखे थे, तो नीचे में किसको जोड़ेंगे, 6 को ही जोड़ेंगे। 6 6 कितना हो गया, 12, 12 का 2, हाथों बचा 1, 8 में जोड़ेंगे कितना हो गया, 9, इधर कितना है 9, खाली जगह यहाँ पे छोड़िएगा जरूर, है ना। चलिए अब यहाँ पे कितना रखेंगे कि ये वाला जो है ना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, देखो आंसर में कितना है 5, इसलिए एक बार 5 रख के देखते हैं। जो रूट निकला है उसका आंसर को देख रहे हैं, ठीक है, 5 निकला है, इस कारण से क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, ठीक है, सॉरी गुना करेंगे। कितना आ गया, जैसे ही 5 रख दिए तो कौन सा संख्या बन गया, 9 9 2 5, इतना संख्या बन गया। 5 रखे हैं इसलिए 5 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 5 से। तो चलिए गुना करते हैं, एक बार देख लीजिए, तो कैलकुलेटर में ही गुना करके दिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए थोड़ा सा, हाँ तो ये रहा, तो आप गुना किसको करेंगे, देखिए 9 9 और कौन है, 2 5, यही है ना। चलिए इसको गुना करेंगे किससे, 5 से, किससे गुना करेंगे, 5 से। 5 से गुना करने पर कितना आता है, 49 6 2 5, तो क्या आ गया, 49 6 2 5, इतना आ गया, ठीक है। इसको घटाने की जरूरत नहीं है, जितना 5 बार यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 रखे तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर में भी 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए एक ही बार में जो ना भाग विधि सीख जाइएगा, क्योंकि जो ना 8 क्लास का है, तो 8 क्लास का चीज को तो आप लोग 10 क्लास में आराम से सीख पाइएगा। यहाँ 5 रखे तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा, 5, समझ में। तो फाइनली रिजल्ट इतना आ गया है, और इतना में से आप गुना करते हैं तो क्या निकलता है देखते हैं। चलिए ठीक है, हाँ एक बार गुना करके देखा जाए, ठीक है, फिर बताते हैं। चलिए थोड़ा सा आंसर आगे पीछे निकल रहा था ना, चलिए अब सही निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 110 हुआ था, तो 110 गुना किसको गुना करना पड़ेगा, 49.65, तो 49.65 बराबर कितना आ गया, 5461.5, समझ में। इस प्रकार से गुना करते हैं, बढ़िया से देखिए समझ लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, 12 कितना बचा, 12, तो ऊंचाई कितना हो गया, 12 मीटर, किसका ऊंचाई, इस शंकु का ऊंचाई हो गया 12 मीटर, ठीक है। शंकु का ऊंचाई हो गया 12 मीटर, लेकिन शंकु का ऊंचाई से कुछ नहीं होता है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, यहाँ देखिए ये हो गया शंकु, है ना, ये हो गया शंकु। तो शंकु का देखिए इस पूरा यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई को क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं एच। और लेकिन तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं, ये जो टेढ़ा वाला जो ऊंचाई है ना, दिख रहा है टेढ़ा वाला ऊंचाई, दिख रहा है आपको, ये टेढ़ा वाला ऊंचाई, ये टेढ़ा वाला ऊंचाई को क्या बोलते हैं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक
ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई किससे दिखाते हैं? एल से। किससे दिखाते हैं? एल से, है ना। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला, शंकु को यहाँ देखिए, शंकु का ऊंचाई कितना निकल गया? एच कितना निकल गया शंकु का? 12 सेंटीमीटर निकल चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा